हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला का आज गुरुग्राम में निधन हो गया। आपको बता दें कि इसी मेडिसिटी हॉस्पिटल में करीब 11:30 बजे ओम प्रकाश चौटाला को भर्ती करवाया गया था, जिसके बाद 12 बजे उन्होंने यहाँ अंतिम सांस ली। गुरुग्राम में उनके बेटे अजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला अभी अंदर ही मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि अजय चौटाला चंडीगढ़ से गुरुग्राम के लिए निकल चुके हैं और अभी कुछ ही देर में यहाँ पहुंच जाएंगे। पिछले काफी समय से अस्वस्थ चल रहे थे, जिसके चलते बार बार उन्हें मेडिसिटी में आना पड़ता था और यहाँ उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। लेकिन जब आज 11:30 बजे उन्हें यहाँ लाया गया तो डॉक्टरों ने उन्हें 12 बजे मृत घोषित कर दिया। राजनीतिक करियर की अगर हम ओम प्रकाश चौटाला की बात करें तो 5 बार जो है वो मुख्यमंत्री रह चुके थे और 1999 से लेके 2004 तक ही उन्होंने अपना आखिरी कार्यकाल पूरा किया। हालांकि उसके बाद कभी इनेलो की सरकार हरियाणा में नहीं बन पाई। अब चूंकि ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो चुका है, इनेलो जो पार्टी है उसमें भी 2 फाड़ हो चुकी हैं, तो कांग्रेस और भाजपा के अलावा अब तीसरा राजनीतिक दल कोई भी सामने उभर कर नहीं आ पाएगा। हालांकि आपको बता दें कि अभी जो है मिनिस्टर हरियाणा के राम नरवीर यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने भी ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर शोक जताया है। आपको बताएं कि गुरुग्राम के इस मेडिसिटी हॉस्पिटल में इनेलो के जो समर्थक हैं वो लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं, काफी दुखी हैं, निराश हैं। जब उनसे बात की जाती है तो आंसू छलकने लगते हैं। साफ तौर पर कहते हैं कि जो ओम प्रकाश चौटाला थे वो काफी न्यायप्रिय एक नेता थे और जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको नाम से बुलाया करते थे। कभी उन्होंने डायरी का यूज नहीं किया, कभी मोबाइल का यूज नहीं किया। चाहे राजनीतिक मंच की बात करें तो बड़ी दबंगता से जो है अपनी बात रखा करते थे। अभी जो बताया जा रहा है कि अभी कुछ ही देर के बाद उनका पार्थिव शरीर जो है सिरसा उनके पैतृक गांव के लिए ले जाया जाएगा, जहां कल सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक उन्हें दर्शनों के लिए रखा जाएगा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का आज निधन हो गया है। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए उनके पुराने सहयोगी केसी त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, राजनीति के लिए कितनी बड़ी क्षति आप इसको देखते हैं? आप सहयोगी उनके रहे? नहीं, ये हमारे लिए व्यक्तिगत क्षति भी है। उनके पिता श्री चौधरी देवीलाल जी उत्तर भारत में किसान आंदोलन के जन्मदाता थे। वो और ओम प्रकाश जी कई बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। कर्ज माफी का जो आंदोलन है उसको वास्तविक स्वरूप पहुंचाने वाले ओम प्रकाश चौटाला जी थे। आज उनके निधन से हरियाणा पंजाब का किसान अनाथ हो गया। पारिवारिक संबंध आपके थे और अक्सर आपकी उनसे मुलाकात होती रहती थी। कोई दर्शकों कोई खास कोई किस्सा बताना चाहेंगे जो आपको याद आ रहा हो अभी? नहीं, दर्जनों किस्से हैं। मन व्यथित है, परिवार टूटा हुआ है, पार्टियां बटी हुई हैं। जिसको चौधरी देवीलाल ने और चौटाला जी ने अपने खून पसीने से सींचा था। एक सुझाव मेरा उनके परिवार से है, अब आपसी मतभेद भुला करके परिवार को संयुक्त होना चाहिए और जो किसान आंदोलन आज सड़क पर है उसको नई दिशा देने का प्रयास करना चाहिए। चौटाला जी अपने व्यवहार में अपने विरोधियों के लिए कोई स्थान नहीं रखते थे। वो शत्रु चुनने में देर भी करते थे और उसको फिर माफ करने में भी देर करते थे। इसलिए उनके विरोधियों की भी एक लंबी तादाद थी और उनके प्रशंसकों की भी। शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन शरद बारिक के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। स्पीडी ट्रायल, स्पीडी अपील और गवाह हॉस्टाइल न करे, इसको लेकर बिहार पुलिस एक बार फिर से गंभीर होने का दावा कर रही है। सूचना भवन में बिहार के डीजीपी, गृह सचिव और कई पुलिस पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ साफ कहा कि यदि गवाह के रूप में कोई सरकारी पदाधिकारी मुकरते हैं तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी और उनकी बर्खास्तगी तक हो सकती है। मतलब नए साल में बिहार पुलिस स्पीडी ट्रायल को लेकर गंभीर है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में गृह सचिव, डीजीपी और अन्य पुलिस पदाधिकारियों ने इस साल की उपलब्धियों का ब्यौरा दिया, जिसमें सबसे खास स्पीडी ट्रायल रहा। इसके अलावा कई सुधारों का हवाला देते हुए बिहार के नए डीजीपी ने साफ साफ कहा कि यदि कोई भी सुधार की जरूरत पड़ेगी तो हम करने को तैयार हैं, लेकिन अपराधियों का चलने नहीं देंगे। हमारा प्रयास है कि जो कुल लंबित मामले, जहाँ 17 लाख कोई कम मामले नहीं, इनको हम घटाएं। वो लगातार प्रयास हो रहा है।
दूसरा जो डीजीपी साहब ने भी कहा, हर जिला आइडेंटिफाई कर रहा है 10-12 ऐसे केसेस जिसको कि उनको प्रायोरिटी पर कंडक्ट कराना है। ये एक्साइज के पार्ट पर भी हो रहा है और ये पुलिस के पार्ट पे भी हो रहा है, और उनको भी हर महीने जब उनकी समीक्षा हो रही है तो उसमें समीक्षा की जा रही है। कुल मिलाकर डीजीपी के बयान से इतना साफ हो गया है कि नए वर्ष में कुछ खास देखने को मिलेगा, और जिन बातों का हवाला देकर बिहार का नाम लिया जाता था, यानी स्पीडी ट्रायल के मामले में बिहार अग्रणी था, नए वर्ष में स्पीडी ट्रायल को लेकर बिहार पुलिस गंभीर दिखेगी। इसके लिए एक व्यापक रूपरेखा तय किया गया है, और बिहार के गृह सचिव ने भी साफ साफ कहा है कि जो तैयारियां की गई है वो धरातल पर देखने को मिलेगा, और तमाम जिलों में स्पीडी ट्रायल को लेकर बिहार पुलिस गंभीरता से काम करेगी। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना मजाक का विषय बनता चला जा रहा है। दरअसल नवंबर माह तक राज्य की 18 से 50 वर्ष तक की महिलाओं को इस योजना के तहत पैसे का भुगतान तो हो गया। चुनाव में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने एक मंच से बार बार ये कहा कि दिसंबर महीने का भुगतान 11 तारीख तक हो जाएगा। दिसंबर माह से 2500 रुपये सम्मान योजना की राशि को भी बढ़ा दिया गया, लेकिन तमाम वादों के बावजूद 11 दिसंबर तक पैसा नहीं मिलने के बाद महिलाएं अब कहीं न कहीं दुखी नज़र आ रही हैं। इस बात को लेकर तमाम तरह के मीम्स बनाए जा रहे हैं, तमाम तरह के मजाक बनाए जा रहे हैं। इस बीच विधानसभा के सत्र के दौरान भी सरयू राय ने ये मामला उठाया कि रांची के उपायुक्त ने सभी बीडीओ को पत्र लिखकर कहा है कि इस योजना के तहत कई महिलाओं ने गलत ढंग से पैसा ले लिया है, उनसे वसूली की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। जाहिर है योजना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं भी आम हैं। ऐसे में अब महिलाओं को लग रहा है कि जिन वादों के भरोसे उन्होंने वर्तमान राज्य की सरकार को चुनाव में वोट किया, क्या उन वादों का कोई मोल नहीं रह गया? वैसे सरकार दिसंबर में क्रिसमस से पहले दिसंबर माह के पैसे का भुगतान करने की बात कर रही है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन 5 दिवसीय सत्र आज हंगामे के साथ अनिश्चितकाल के लिए समाप्त हो गया। आज आखिरी दिन संसद में हुए घटनाक्रम को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने सदन में जमकर बहस की, और इस दौरान जमकर हंगामा भी हुआ और स्पीकर ने अनिश्चितकाल के लिए सदन को स्थगित कर दिया। इस 5 दिवसीय सत्र की देखें अगर तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही सराहना की है। दरअसल इस सत्र के दौरान जो स्पीकर हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उनका भी 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है, और सत्ता पक्ष का कहना है कि इस सत्र में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, जिसमें से 22,000 करोड़ का अनुपूरक बजट भी पास हुआ है। इसके साथ 1700 से ज़्यादा प्रश्न लगे हैं, जिसमें कई ध्यानाकर्षण प्रश्न भी हैं, कई तारांकित प्रश्न भी हैं, कई अतारांकित प्रश्न भी हैं, तमाम सूचनाएं लगी हैं। 10 विधेयक इस सत्र में पारित हुए हैं। वहीं विपक्ष का कहना है कि उनकी बात पूरी तरीके से सदन में रखी गई, और स्पीकर महोदय ने जो नियम व्यवस्थाएं और परंपराएं हैं उनका पूरी तरह पालन करते हुए विपक्ष को पूरा मौका दिया है। और विपक्ष ने किसान समस्याओं और खाद्य संकट को लेकर 139 के तहत चर्चा भी की, जिसमें उन्होंने जमकर सरकार पर हमला भी किया। वहीं अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष की इन बातों को अगर देखें तो ये सत्र पूरी तरह सफल रहा है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। विधानसभा की कार्रवाई आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। 5 दिन के सदन में आज अंतिम दिन कार्रवाई स्थगित हो गई है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। इस पूरे 5 दिन की कार्रवाई को कैसे देखते हैं? बहुत ही एक मिनट का सदुपयोग इन 5 दिनों के विधानसभा में होते हुए हम लोगों ने देखा है। बड़ी संख्या में प्रश्न आए, ध्यानाकर्षण आए, शून्यकाल की सूचनाएं, याचिकाओं का प्रस्तुतिकरण हुआ, और अनुपूरक वित्तीय दृष्टि से भी देखा जाए तो अनुपूरक बजट पास हुआ है, जिसमें हमें आने वाले मेन बजट तक योजनाओं को लगातार चलाने के लिए जो राशि की आवश्यकता है उसको भी विधानसभा ने पास किया है।
कुल मिला के एक सफल विधानसभा का सत्र इन 5 दिनों का रहा है। कई मायनों में देखें अगर तो मध्य प्रदेश की 5 दिन की जो विधानसभा है वो पूरे समय चली है और उप मुख्यमंत्री का कहना है कि कई मायनों में इस सत्र को याद किया जाएगा क्योंकि 10 महत्वपूर्ण विधेयक भी पास हुए हैं और जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे इसमें पास हुए हैं, उनको सुना गया है और कई नवाचार भी हुए हैं, महिलाओं को लेकर भी नवाचार हुए हैं। तो कुल मिलाकर जो ये सत्र है इसको वो सफल सत्र मान रहे हैं। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के यात्रा प्रगति यात्रा को लेकर के तेजस्वी यादव ने अपने एक्स पे फिर पोस्ट किया है। उसमें उन्होंने लिखा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस यात्रा के लिए हालांकि तेजस्वी यादव ने इस यात्रा को अलविदा यात्रा के नाम से पोस्ट किया है कि अलविदा यात्रा पे नीतीश कुमार को जनता से क्षमा याचना मांगना चाहिए। ये प्रगति यात्रा नहीं है, ये भाई अलविदा यात्रा है। पिछले चुनाव में न माननीय मुख्यमंत्री हाथ जोड़ करके कह रहे थे पूर्णिया में कि मेरा आखिरी चुनाव है। अभी लोग जान रहे हैं कि भाजपा वाले तो सहने वाले हैं नहीं इनको, अब इनके दिन पूरे हो गए। तो अब आखिरी जो इनका अलविदा यात्रा है, अब अलविदा यात्रा पे निकल रहा है। 2 अरब 25 करोड़ और 78 लाख की यात्रा के बाद उन्होंने जनता को क्या दिया है? जनता की गाड़ी कमाई को सरकार ने, एनडीए सरकार ने, नीतीश कुमार ने बर्बाद किया है। तेजस्वी यादव जो है नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर होते हुए अपने एक्स पोस्ट पे नजर आ रहे हैं और कई सवाल तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से अपने एक्स पे किया है। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए। अधिवक्ताओं के हित की लड़ाई लड़ने के लिए दी बनारस बार एसोसिएशन एवं दी सेंट्रल बार एसोसिएशन वाराणसी में कार्यरत है। इनके पदाधिकारी लगातार यहां पे अधिवक्ताओं की लड़ाई लड़ते हैं। दुनिया को न्याय दिलाने वाले अधिवक्ता अपने लिए भी न्याय के लिए एक संगठन के माध्यम से कार्य करते हैं और आज वाराणसी में इसी अधिवक्ताओं के संगठन का चुनाव भारी गहमा गहमी के बीच संपन्न हुआ। आपको बता दूं कि 183 वर्ष पुराना दी बनारस बार एसोसिएशन का आज चुनाव है और इसमें 7 पदों के लिए 31 से ज़्यादा प्रत्याशी हैं तथा इसमें 5337 से ज़्यादा मतों का आज उपयोग हुआ है और इसके बाद प्रत्याशियों के हित में समर्थक जो है लगातार आज मतदान किए हैं। मतदान करने के बाद उनके प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज मतपेटिका में बंद हुआ और जिसका परिणाम 22 दिसंबर को आएगा। आपको बता दूं कि दी बनारस बार एसोसिएशन एवं दी सेंट्रल बार एसोसिएशन का चुनाव वाराणसी में आज जो है दी बनारस बार एसोसिएशन का चुनाव जहां संपन्न हुआ, वहीं पे कल शनिवार को जो है दी सेंट्रल बार एसोसिएशन का भी चुनाव वाराणसी में होगा। अधिवक्ताओं के हित के लिए लगातार ये संस्था लड़ाई लड़ती रहती है। आज कचहरी परिसर जो है यह न्याय का मंदिर जो है, न्याय का मंदिर आज कम, यहाँ पे राजनीतिक अखाड़ा ज़्यादा लगा और इस राजनीतिक अखाड़े में सभी अधिवक्ताओं ने आज पूरा परिसर जो है जिंदाबाद जिंदाबाद के नारों से गूंजता रहा। चारों तरफ बैनर, पोस्टर इत्यादियों से आज यह पूरा न्याय का मंदिर जो है पटा रहा। सारे अधिवक्ता जो है अपने अपने समर्थक प्रत्याशियों के जीत के लिए जिंदाबाद के नारों के संग लोगों से जनसंपर्क करते देखे गए। अब देखने वाली बात होगी कि 22 दिसंबर को जब इस दोनों ही संस्थाओं का परिणाम आता है तो किसके सर पे ताज बैठता है तथा किसके सर पे हार का ताज दिखता है। कैमरा पर्सन अभिनव वर्मा के संग बिमलेंद्र राय, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी। जयपुर के अजमेर रोड हाईवे पर इस समय हम मौजूद हैं, जहां आज सुबह बड़ा हादसा होता है। आगे जो टर्न आपको नज़र आ रहा है वहां पर एक ट्रक और सीएनजी से भरा एक टैंकर जिसमें लगभग 30 से 40 टन गैस बताई जा रही है। आकार से अंदाज़ा हम लगा सकते हैं, तस्वीरें जो नज़र आ रही हैं। उसके बाद भिड़ंत होती है ट्रैक्टर और जो टैंक है उसमें ब्लास्ट होता है। आसपास के लोग बता रहे थे ऐसा लगा मानो जैसे बड़ा भूकंप आया हो। प्रशासन की टीम उसके बाद आनन फानन में यहाँ पहुँची और अभी जब हम ये तस्वीर देख रहे हैं इस समय भी जिला कलेक्टर यहाँ मौजूद हैं, पुलिस कमिश्नर जयपुर के यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा राहत बचाव
कार्य की जो टीम और एजेंसियां हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। लगभग 20 गाड़ी फायर ब्रिगेड की यहाँ पर है, अभी मौजूद हैं। राहत बचाव का कार्य अभी भी चल रहा है। मुश्किल ये है कि एक टैंकर जो है जिसमें 30 से 40 टन गैस होने की संभावना है, उस गैस को किसी अदर टैंक में शिफ्ट किया जाएगा ताकि उसको यहाँ से मूव किया जाए, हटाया जाए। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जो संवेदनशीलता है वो भी देखने को मिली। जब ये पूरा हादसा हुआ उसके बाद भजनलाल शर्मा सीएमओ में मैसेज देते हैं और खुद घटनास्थल पर भी पहुंचते हैं। कैमरा पर्सन कमलेश भाटी के साथ सपना शर्मा, भारत एक्सप्रेस, जयपुर।